भव्यात्माओं घुमटसार जीवकांड के अंतर्भाव अधिकार में अब आगे बढ़ते हुए अगली 6 गाथाओं के द्वारा 4 मार्गणाओं का वर्णन गुणस्थान और जीव समास की अपेक्षा से हम देखेंगे। दर्शन मार्गणा, लेशा मार्गणा, भव्य मार्गणा और सम्यक्त्व मार्गणा। इन मार्गणाओं को पढ़ने के लिए कितना समय लगा था? और चार्ट यू बस 1.5 घंटे में 4 4 मार्गणाएं पूर्ण हो रही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? मार्गणाएं बहुत सीधी और सरल है, उसको याद रखना भी बहुत सरल है। एक बार बोलो हाँ। अब आपने बोल दिया है तो आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, गाथा क्रमांक यहां से मैं दिखा रहा हूं, 691 से लेकर के 696। 691 से लेकर के 696। एक मिनट। तो चलिए, दिख रही है गाथा है, शुरू करते हैं। चौरख थावर विरद सम्मा इट्ठी दुखीन मोहती, चक्षु अचक्षु ओहि जिन सिद्धे केवलम होदी। थावर काय पहुदी अविरद सम्मोति असुहतिय लेसा, सन्नितो अपमत्तो जावदु सुहति निलेसाओ। नवरिय सुक्का लेसा सजोगी चरिमोति होदि नियमेन, गय जोगिम विसिद्धे लिसा नत्थिति दिठम। थावर काय पहुद्दी अजोगी चरिमोति होति भव सिद्धा, मिच्छा इट्ठिठाणे अभव सिद्धा हवन्ति ते। मिच्छो शासन मिस्सो सग सग ठाणम मिहोदि अय दादो, परमूव समवेदग सम्मत्त दुगम अपमत्तोति। विधिव समसमत्तम अविरद सम्मति संतमोहति, खैगम सम्मच्चतः सिद्धोति जिनेहि निधिठम्। 694 में हो सकता है कि आपको वो हवंती का जो अनुस्वार है वह का, वो अगर ठीक से नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां से उसका स्क्रिप्ट चेंज कर रहा हूं। हवंती, चलिए फॉन्ट चेंज कर दिया। एक एक गाथा को ले लेते हैं। सबसे पहले गाथा क्रमांक 691। आचार्य भगवान दर्शन मार्गना की अपेक्षा से कह रहे हैं। चलिए, आपने अपने कॉपी में दर्शन मार्गना के भेद लिख दिए। दर्शन मार्गना के भेद कितने होते हैं? दर्शन मार्गना, रंजना रजनी दीदी बोलिए। वंदना। हम्म। वंदना भैया जी। चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, 4 होते हैं चक्षु मेरे। दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चलिए, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए चारों नाम। अब चक्षु दर्शन के सामने कहां से कहां तक आचार्य भगवान कह रहे हैं, देखो, गाथा के उत्तरार्ध में वहां पर नाम लिखे हैं। गाथा की उत्तरार्ध में अगर देखेंगे, चक्षु अचक्षु ओहि, ये नाम लिखे हैं 3। और ये 3 का संदर्भ पूर्वार्ध के 3 शब्दों के साथ में होगा। ठीक है? क्या है पूर्वार्ध के 3 शब्द? लिखिए, चौरख, थावर, अविरद समाइट्ठी। अविरद का अ और थावर का र दोनों मिलकर के बन गए थावरा। ठीक है? और अ का लोप हो गया है। दिख रहा है सबको? दिख रहा। चलिए, तो आचार्य भगवान यहां पर वो तीनों का संबंध तीनों से लगा रहे हैं। तो चक्षु दर्शन वाले कहां से शुरुआत होते हैं? चौरक अर्थात चतुरेंद्रिय से शुरुआत होते हैं। ठीक है? अचक्षु दर्शन वाले कहां से शुरुआत होते हैं?
तो थावर काय से शुरुआत होते हैं। और ओही अर्थात अवधि दर्शन वाले की शुरुआत कहां से होती है, तो वो कह रहे हैं अविरत सम्यक दृष्टि यहां से होती है। तो ये तीनों की शुरुआत बताई, ये तीनों भी जीव, ये तीनों भी दर्शन कहां तक पाए जाते हैं, तब वो कह रहे हैं क्षीण मोहोती, क्षीण मोह, क्षीण कषाय गुणस्थान तक पाए जाते हैं। क्षीण कषाय गुणस्थान कौन से नंबर का है, सरोज जैन दीदी। खुल गया, बोलिए। 12वें स्थान तक। 12वें गुणस्थान, बहुत सुंदर, चलिए लिख लीजिए। तो कहां से कहां तक, चक्षु दर्शन में लिखना, चक्षु दर्शन में क्या लिखा, चतुरेंद्र से लेकर क्षीण मोह पर्यंत। गुणस्थान की चर्चा आगे आएगी, पहले कहां से कहां तक ये लिख देना। अचक्षु में लिखना स्थावर से क्षीण कषाय तक। और अवधि, अब अवधि वाले अविरत सम्यक दृष्टि कह दिया था, अविरत सम्यक दृष्टि है ना। तो अविरत सम्यक दृष्टि कौन होते हैं, एक इंद्रिय होते हैं क्या, नहीं होते। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय वाले विकलत्रय रहे होते हैं क्या, नहीं होते। असंगी पंचेंद्रिय होते हैं क्या, आदि गर्दन ऐसी गई फिर ऐसी गई, हाँ नहीं ठीक, चलिए। असंगी वाले भी नहीं होते, तो संज्ञी पंचेंद्रिय से होते हैं, तो लिख देना संज्ञी पंचेंद्रिय। आप अविरत सम्यक दृष्टि भी लिख सकते हैं या संज्ञी पंचेंद्रिय भी लिख सकते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आगे गुणस्थान में उसका वर्णन आएगा ही आएगा, तो एक से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। संगी पंचेंद्रिय लिखना, संगी पंचेंद्रिय कहां तक, क्षीण मोह तक, क्षीण मोही तक या क्षीण कषाय तक, ठीक है। तो तीनों के भी लिख दिए कहां से कहां तक। अब उनके गुणस्थान लिखना, चतुरेंद्रिय का गुणस्थान कितना होता है, चतुरेंद्रिय का गुणस्थान, गंगवाल जी। एक मिनट, हाँ चतुरेंद्रिय का गुणस्थान पहला। पहला, तो लिखिए गुणस्थान, और क्षीणमोह का तो 12वां है, तो 1 से 12 गुणस्थान में लिखेंगे चक्षु दर्शन को, 1 से 12। अचक्षु दर्शन में लिखना है, लतिका दीदी बताइए, अचक्षु दर्शन में कहां से शुरुआत है जीवों की, क्या गुणस्थान लिखेंगे, जल्दी जल्दी अनम्यूट करना। आपके नेट के स्पीड के ऊपर भी होता है ये, वो खुले या ना खुले जल्दी देखो एक बार करके। लीला दीदी बताइए। 1 से 12 गुणस्थान। अच्छा, 1 से 12 गुणस्थान, पहला गुणस्थान क्यों लिखा आपने, 12वां को तो समझ में आ गया, क्षीण मोह वाले है, पहला गुणस्थान क्यों लिखा, और चक्षु दर्शन पहला गुणस्थान क्यों, लीला दीदी पहला गुणस्थान से क्यों लिया, मिथ्यात्व की अपेक्षा। तो मिथ्यात्व की चलो ठीक है, बट किंतु कौन से जीवों से शुरुआत है, स्थावर से है ना, तो स्थावर से, तो स्थावर का गुणस्थान कौन सा, पहला, तो इसीलिए पहले से 12 लिखा, ठीक है। लतिका दीदी क्लियर है ना, नंबर को नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। चलो सन्मति इंदिरा दीदी बताइए, अवधि दर्शन गुणस्थान कौन से गुणस्थान होंगे, 4 से 12 गुणस्थान होंगे। 4 से 12 गुणस्थान, चौथा लेना है, अच्छा। चौथे गुणस्थान में अवधि, अवधि दर्शन किसको होता है, जरा कुछ जीवों की एग्जांपल दीजिए। संधि पंचेंद्रिय को होगा ना अवधि दर्शन। हाँ संगी मनोदय। पंचेंद्रिय, पर कोई तो 3-4 उदाहरण दीजिए ऐसा संगी पंचेंद्रिय चौथे गुणस्थान वाला जिसको अवधि ज्ञान होता है, कोई है आपके पहचान में। हम सभी क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्तार हो है ना बेटा जी। तो क्या हमें हमें अवधि दर्शन है क्या, आपको और हमको अवधि दर्शन है, नहीं है, तो फिर आप तो बता रही हो, होता है तो है ना। होता है तो है, किसको होता है वही तो पूछ रहे, हमको नहीं दिख रहे, आप बता तो दो। होता है, पक्का होता है, अब आचार्य भगवान ने लिख दिया गुणस्थान तो दे दिया उनका,
है ना, तो होता तो है। तो कोई तो दो चार पहचान वाले सौदामिंद्र महाराज से पहचान है क्या आपकी? नहीं फिर नहीं, अरे उनको कर है लेना, डिस्कशन है। बहुत काम के है भाई, बहुत काम के, उनसे पहचान रख देना। सौदामिंद्र महाराज है ना, तो देवों में उनको होता है कि नहीं होता है अवधि दर्शन? होता है। होता है। तो वो सम्यक दृष्टि है तभी तो उनको अवधि दर्शन होता है ना। नारकियों में हाँ, अवधि दर्शन होता है क्या? को अवधि होता नारकी को। अरे भाई, अवधि दर्शन की चर्चा, हम ज्ञान की बात थोड़ी निकाल रहे हैं। कुअवधि तो ज्ञान होता है, अवधि दर्शन दर्शन होता है क्या? होता है। होता है, किसको होता है नरकों में? कोई एक आध जीव मालूम है आपको नारकियों में अभी है और जिसको अवधि दर्शन है? जिनको अवधि ज्ञान है उनको अवधि दर्शन होगा ही ना। तो सबको अवधि ज्ञान थोड़ी है, किसी किसी को कुअवधि ज्ञान भी है। तो अवधि ज्ञान जिनको है उनको अवधि दर्शन होता है, बात बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो नरकों में कोई पहचान वाला है क्या? एक आध दूसरा जिसको आपको पता है पक्का कि इनके पास अवधि दर्शन है? श्रेणी नहीं। हाँ, महापद्म भगवान का जीव कहो या श्रेणिक महाराज का जीव कहो, बिल्कुल ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, अरे थोड़ा सा खींचे तो पहुंच जाते हैं हम लोग वहां पर। बहुत बढ़िया। भैया जी याद तो होता है, आप पूछने लगे तो सब बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब आपके कर्म के कारण हम हैं, आपका जो ज्ञान है वो हमारी वजह से जा रहा है। नहीं फिर वो ब्लैंक हो जाता है ऐसा। अच्छा, चलो इसका विश्लेषण तो करो। बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया अभी इंदिरा दीदी ने, है ना। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं तो आपको जो याद है वो भी चला जाता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, इस घटना का विश्लेषण कौन करेगा कर्म सिद्धांत के आधार पर? इस घट प्रश्न तो समझ में आ गया सबको? ज्ञानांतराय कर्म होगा ना। हाँ, ज्ञानांतराय कर्म होगा। ज्ञानांतराय, ज्ञान अंतराय, ऐसा कोई कर्म का नाम ही नहीं सुना दीदी हमने। अंतर ज्ञानांतराय, अंतर नहीं कुछ सोचते हैं। ज्ञानावरण कर्म है, हाँ। ज्ञानांतर कर्म तो है, बट ज्ञानांतराय नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका कोई ना कोई तो विश्लेषण क्यों है मांगे दीदी, आपको क्या लग रहा है? कैसा विश्लेषण करोगे बता तो सही दिया उन्होंने, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हमारा भी होता है। बहुत बार ब्लैंक हो जाता है, गुरु ने डायरेक्टली प्रश्न हमारे सामने, बड़ी माता जी अगर कुछ पूछ ले, पता होता है एक आध चीज। वंदना भैया, हम्म। एक तो हमारे से आगे बड़े ज्ञानी है तो उनके सामने पहले तो हमें एक भय रहता है कि हमारा आंसर सही रहेगा कि गलत होगा। तो प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम का कारण क्या बन गया यहाँ पर? नौ कर्म का उदय हमारा ही है। भय। हाँ, प्रॉब्लम भय। के कारण क्या बन गया? भय। अब वो भय किसके संबंधी है? वो भय सामने वाले जो बैठे हैं उनके संबंधी भय श्रद्धा है। नहीं, अपने अपने हमारे में श्रद्धा नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल कम है। अब हम पॉइंट पर आ रहे हैं। भय किसके बारे में है? अब देखो, मैं जब बड़ी माता जी के सामने हूं या महाराज जी के सामने हूं और उन्होंने कोई प्रश्न पूछा तो मुझे डर लगता है कभी कभी, है ना। तो डर क्यों लग रहा है? क्या वो डरावने हैं? माताजी डरावने हैं? अरे नहीं, इतने प्यार से तो सारी चीजें होती है, हम एक एक मुस्कान के उनके कायल होते तो इतने प्यार से तो बात करते हैं सब कुछ, तो उनसे तो बिल्कुल वात्सल्य लगता है। तो भय तो उनकी वजह से नहीं है। तो भय किसकी वजह से? यहां पर भय किस चीज का है? हमारी इमेज का। सामने वाले ऐसे मान करके चल रहे हैं कि इनको आता है और अभी मैं उस अपेक्षा पर खरा उतरूंगा क्या नहीं, इस चीज का डर होता है, हाँ या ना। मतलब वो डर किसके बारे में हुआ? मेरी इमेज के बारे में। और वो डर क्यों आ गया? क्योंकि मेरी इमेज के साथ में राग भाव है। मान कश्यप भैया। मेरा राग भाव है, मेरा मोह है। इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं गलत ना हो और चार लोगों के सामने गलत नहीं हो। तो किसकी वजह से भूल गया? सन्मति इंदिरा दीदी, किसकी वजह से मैं भूल, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, माता जी के सामने भूल रहा हूं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो मैं किसकी वजह से भूल गया? मैं मेरे ही इमेज क्या स्वयं के प्रति जो राग भाव मोह है उसके प्रति, उसकी वजह से मुझे भय उत्पन्न हो गया। और भय से क्या हो गया? भय से विशुद्धि बढ़ेगी या विशुद्धि घटेगी? घटेगी। घटेगी। और घटेगी। विशुद्धि घटने से ज्ञानावरण कर्म और भी हमारे ज्ञान को आवृत्त करेगा या खुल जाएगा? आवृत्त करेगी। आवृत्त करेगा। समझ में आ रही है बातें?
ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, और इससे हम देखो, ये सारी चर्चा करने का कारण क्या है? हमारे दिमाग में जो बैठा है कि हमें सामने वाला पूछे तो हम भूल जाते हैं, ये कारण नहीं, कारण हम में है। और अगर कारण हम में है तो हमारे पास सॉल्यूशन है कि नहीं है? मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में ना भूले। तो ना भूलने के लिए पहले भूलते हैं, क्यों भूलते हैं इसका कारण ढूंढेंगे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों दीदी? तो हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, अगर मेरा गलत भी हो जाएगा तो इसमें घबराने वाली बात क्या है? कोई यहां पर केवली भगवान बैठे हैं क्या? संपूर्ण ज्ञानी कोई बैठा है यहां पर? नहीं बैठा है। और अगर मेरा गलत भी उत्तर हो जाएगा तो सामने से मुझे सही उत्तर प्राप्त होने वाला है। होता है कि नहीं होता है? मुझे तो अपने गुरु से पक्का होता है। तो फिर हमें किस चीज का डर होना चाहिए? बात समझ में आ गई? सबको जी। क्लियर है? तो उत्तर के लिए प्रयास करना जरूर चाहिए, क्योंकि उससे हमारा चिंतन बढ़ जाता है। तो कितना गुणस्थान लिखा स्मिता दोषी दीदी? गुणस्थान क्या लिखा मोटिवेशन का? 4 से 12। 4 से 12। 12वें में क्यों खत्म कर दिया उसको? क्यों? अवधि ज्ञान नहीं है क्या केवली भगवान को? 12 ज्ञानावरण कर्माचा क्षय होतो ना, म्हणजे तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया तो क्या हो गया? केवली भगवान की भी तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय है। तो केवली भगवान को क्यों अवधि ज्ञान नहीं है? अवधी ज्ञान 12वे गुणस्थानापर्यंत छद्मस्त की अवस्था आहे ना. छद्मस्त की अवस्था है 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है। हाँ. है ना? मेरा प्रश्न ये है कि केवली भगवान को अवधि दर्शन क्यों नहीं है? आप सारी चर्चा ज्ञान की कर रहे हो। छद्मस्त, केवल ज्ञान, ज्ञानावरण, इसमें मुझे दर्शन का कहीं पर भी उत्तर नहीं मिला। आप बता तो सही रहे हो, है ना? किंतु कारण मती ज्ञानावरण आणि वीर्यांतरिक क्षय, म्हणजे ज्ञानावरण कर्माचं क्षय हे होतं ना, क्षयक्षम अरे होतं ना प्रिया. ज्ञानावरण का, वीर्यांद्र का क्या हो गया स्मिता दीदी? आप तो चली गई शिखर जी, समेत शिखर जी, है ना? किंतु वहां पर भगवान के दर्शन करने का छोड़ करके आजू बाजू वही भटक रहे हो। म्हणजे मला काय म्हणायचं, ज्ञानावरणचं क्षयक्षम 12व्या गुणस्थानापर्यंत आहे असं तो उसका सांगायचं. क्या संबंध है अवधि दर्शन से ज्ञानावरण कर्म का? ज्ञानावरण कर्म से तो ज्ञान से संबंधित घटना घट जाएगी, अवधि दर्शन की घटना क्यों दीपा दीदी? अवधि दर्शन क्षयक्षमिक ज्ञान से पहले होता है और भगवंतों ने, केवली ने क्षयक्षमिक ज्ञान का क्षय किया है. आप सब लोग क्षयक्षमिक ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हो। क्यों भगवान ने क्षयक्षमिक दर्शन का क्षय नहीं किया? ज्ञान दर्शनावरण कर्म का क्षय नहीं किया? किया है, मगर तो ज्ञान के पहले दर्शन. अवधि दर्शन किससे उत्पन्न होता है? क्षयक्षमिक दर्शन से उत्पन्न होता है? दर्शनावरण कर्म के क्षयक्षम से उत्पन्न होता है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से अवधि दर्शन उत्पन्न होता है? दर्शनावरण की. तो फिर दर्शन की बात जहां पर है वहां पर ज्ञानावरण के क्षयक्षम के पीछे क्यों लगे हो? दर्शनावरण का दर्शन मार्गना में ज्ञान मार्गना क्यों ला रहे हो? बात पता चल रही है, मैं क्यों टोक रहा हूं तभी से? नाही, दर्शनावरणचा क्षय. ज्ञान की पूर्व दर्शन है, क्षारक्षमिक है, केवल ज्ञान नहीं है, सारी बातें सही है, पर उसका और इसका क्या संबंध है? वो ज्ञान की बात है, ये दर्शन की बात है। अवधि दर्शन, दर्शनावरण कर्म के क्षय से अवधि दर्शन पर ही बातें। भाई क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? हाँ ठीक है ना? ये ऐसे फिल्टर फिट करवा दो, हमारे फिल्टर लगे हुए हैं ना, ऐसी माता जी ने एक बार फिट करवाया ना यहाँ पर कि वो दूसरा कुछ घुसता ही नहीं अंदर। बात सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो 4 से 12 हो गए। कौन से चार में से 3 दर्शन हो गए। अब आगे चौथा दर्शन लिख देना, केवल दर्शन। अब केवल दर्शन के बारे में आचार्य भगवान गाथा में क्या कह रहे हैं? गाथा क्रमांक 691 में, जिन सिद्धे केवलम होदी। जिनेन्द्र भगवान और केवली भगवान, जिनेन्द्र भगवान और सिद्ध भगवान, इन दोनों में क्या है? केवल दर्शन होता है। तो केवल दर्शन में कहां से कहां तक क्या लिखेंगे? केवल दर्शन कहां से कहां तक? संयोग केवली से लेकर के सिद्ध भगवान तक, संयोग केवली से सिद्ध भगवान तक। ठीक है। गुणस्थान क्या है? गुणस्थान 13वां और 14 गुणस्थान की अपेक्षा लिख देना। ठीक है। सिद्ध भगवान में कौन सा गुणस्थान है?
मंगला दीदी, मंगला कासलीवाल दीदी, मंगला कासलीवाल दीदी, आवाज आ रही है? अरे सिद्ध भगवान के गुणस्थान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। डॉक्टर शैला दीदी, वंदन नहीं होता, गुणस्थान से परे है। तो क्या कहेंगे उनको? गुणस्थानातीत कहेंगे। क्या गुणस्थान कहेंगे? से परे। गुणस्थानातीत कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं जीव समास की तरफ। इन चारों के भी जीव समास देखने हैं। जीव समास देखना मतलब क्या करना है डॉक्टर मधु दीदी? जीव समास में क्या चर्चा किस चीज की करेंगे? अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट फिर से करो भाई, यहां से तो कमांड दे रहा हूं। नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। जीव समाज के थ्रू हम जीवों को जान रहे हैं वेद की अपेक्षा। मतलब इन इसलिए मार्गणाओं में, इन मार्गणाओं में जो दर्शन मार्गणा चल रही है, वो दर्शन मार्गणा कौन, उस दर्शन मार्गणा के में कौन कौन प्रकार के जीव पाए जाएंगे? तो कौन कौन प्रकार के जीव होते हैं टोटल कुल मिला करके? पर्याप्त अपर्याप्त सभी होंगे। पर्याप्त हो, पर्याप्तक जीव होते हैं, अपर्याप्तक होते हैं। अभी मार्गणा में बाद में देखेंगे कुल कितने प्रकार के जीव होते हैं। ऐसा करके हम लोग चल रहे 14 प्रकार के, है ना? हाँ, एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर, दो हाँ, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इंद्रिय, तीन चार इंद्रिय, इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी संगी पंचेंद्रिय इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक पर्याप्त अपर्याप्तक। चलिए बहुत बार क्या है ना, बीच में रविवार चला गया ना, इसलिए थोड़ा सा खुद को याद करवाया मैंने। चलो कौन बताएगा भाई? प्रमोद जी बता देना। जी। हाँ जी। चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। सबसे पहले चक्षु से शुरुआत करते हैं। तो चक्षु चक्षु दर्शनों में जीव समास कौन कौन से हो जाएंगे? चार इंद्रिय होंगे, चार इंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक। चतुरेंद्रिय मतलब चार इंद्रिय मतलब चतुरेंद्रिय जो है, जी जी चतुरेंद्रिय जो है वो चतुरेंद्रिय का पर्याप्तक और अपर्याप्तक। अपर्याप्तक लेना है। अच्छा। बट चक्षु इंद्रिय का अपर्याप्तक नहीं। तो चक्षु इंद्रिय का पर्याप्तक और अपर्याप्तक लेना है कि नहीं लेना है? अपर्याप्तक लेना है कि नहीं लेना है? अपर्याप्तक लेना चाहिए, लेना तो चाहिए। वो तो भाव, वो तो वहां उसको तो क्षम तो है ही उसका, चक्षु दर्शन का दर्शनावरण कर्म का क्षयक्षम तो उसके साथ में है ही। है ही। ठीक है। चलिए अब संगी और असंगी, जी सौदनी और असौदनी जी कितने हो गए? संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों में भी चक्षु इंद्रिय होगा। जी हाँ जी होगा मतलब तीन प्रकार के जीव पाए जाएंगे, है कि जी नहीं? चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, तीन प्रकार के जीव। और तीन प्रकार के जीवों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे मिलकर के कितने होंगे? 6 जीव समास होंगे। चलिए अब अचक्षु। हाँ अब अचक्षु के बताने हैं। अचक्षु के कौन बताएगा? अब रेखा दीदी आप बता देना अचक्षु वाले। अचक्षु के सभी आएंगे। सभी मतलब कौन? 14 दीदी अभी यात्रा पर चलो कहे तो सब लोग नहीं आते। वहां पर आपके साथ में सभी कौन आ रहे हैं बताओ जरा जल्दी जल्दी। एकेंद्रिय 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 सूक्ष्म बादर और विकलेंद्रिय आएंगे। और बाकी के उनके पर्याप्तक अपर्याप्तक, सैन्य असैन्य उनके 10 हो गए। हाँ सैन्य सैनिक को भी लेना, ताकि 7 के पर्याप्तक और 7 के अपर्याप्तक 14 के 14 होंगे। 14 गुण, सभी गुण। क्यों ऐसा क्यों? अचक्षु में सारे के सारे क्यों ले लिए? अचक्षु में होता कैसे है? तो हमने स्थावर से 12वें गुण स्थान तक उनको ले लिया है। तो अचक्षु दर्शन होता है सब लोगों को। हाँ उनको सभी को अचक्षु। अच्छा एक बात मुझे प्रश्न आ रहा है, जन्म से कोई अंध है, जन्म से कोई अंध है, तो उस व्यक्ति को चक्षु दर्शन होता है कि नहीं होता है? अनुपमा दीदी, कोई जीव जन्म से अंधा है तो उसे चक्षु दर्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। कैसे कैसे समझेंगे उसको, उसको चक्षु दर्शन है?
तो 5 इंद्रिय वाला है ना, सो पंचेंद्रिय डोळे तर जो नाही है, त्याला. पंचेंद्रिय है, हाँ. इसलिए उसको चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयक्षम प्राप्त होता है, और इसीलिए उसके पास में, अच्छा ऐसा कोई जीव है कि जिसको चक्षु चक्षु दर्शनावरण कर्म का बिल्कुल भी क्षयक्षम प्राप्त नहीं, जीरो है, ऐसा कोई है जीव? चार इंद्रिय में, चार इंद्रिय में बताओ, अपने पंचेंद्रिय में बताओ, देवों में, नारकियों में, जिस जिसके पास में चक्षु इंद्रिय होता है, चक्षु इंद्रिय के लिए प्राप्त जीव, किंतु उसको बिल्कुल भी 1% भी उसके पास क्षयक्षम नहीं है, जीरो है, ऐसा कोई जीव है? प्रश्न समझ में आ गया सबको? हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी बोलो। नहीं, ऐसा कोई जीव ही नहीं है, क्योंकि सब वो इंद्रिय है ना उसके पास, तो द्रव्येंद्रिय नहीं रहे तो भी भावेंद्रिय रहता है जिसमें। बहुत बढ़िया। और इसके साथ में एक चीज आप अगर जोड़ देती कि जीव बिना दर्शन और ज्ञान के होता ही नहीं है, इसीलिए उनको मिनिमम दर्शन और मिनिमम ज्ञान होगा ही होगा, ठीक है ना? मिनिमम दर्शन और मिनिमम ज्ञान होगा ही होगा। अब ज्ञान मार्गना तो कल पूर्ण हो चुकी है, किंतु मिनिमम ज्ञान कितना होता है? श्रुत ज्ञान बताना, मिनिमम श्रुत ज्ञान कितना होता है किसी भी जीव को अगर हो तो? किसी भी जीव को कम से कम ज्ञान होवे तो कितना हो सकता है? डॉक्टर मधु दीदी आपका माइक खुल चुका है, बोलिए। लब्धाक्षर जितना ज्ञान, जिसको पर्याय ज्ञान बोलते हैं अपन। जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको और हमको, किसी भी मनुष्य को कम से कम कितना ज्ञान होगा? मति श्रुता अवधि 3 ज्ञान होगा। मति नहीं, श्रुता कम से दीदी, स्मिता दीदी, तीनों ज्ञान हो गया हमको? नहीं, हमको मति और श्रुत होगा ना, कम से कम। श्रुत तर होणारच भैया, पण जर मुनीची अवस्थात वगैरे असेल तर होऊ अरे हम शकतं. मिनिमम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, वो तो बहुत अगर होगा तब की बात है ना? मिनिमम 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 में मिनिमम होगा तो कौन सा ज्ञान होगा हमको? शुद्ध ज्ञान कौन सा होगा मिनिमम होगा तो? दीपा दीदी, अक्षर ज्ञान। मिनिमम होगा तो अक्षर ज्ञान होगा, ऐसा दीपा दीदी का कहना है। अंजू दीदी बताओ। वंदना भैया जी, अक्षर समास ज्ञान होगा हमें। अक्षर समास तो अक्षर के ऊपर आता है ना? अगर हम 20 भेद देखेंगे शुद्ध ज्ञान आवरण के, तो अक्षर ज्ञान और अक्षर समास तो ज्यादा हो जाएगा, किंतु आपको और हमको कम से जघन्य की अपेक्षा से देखेंगे तो अक्षर पर्याय समास, पर्याय समास, पर्याय समास होगा, पर्याय ज्ञान और पर्याय समास होगा जी भैया जी। क्यों? क्योंकि हमें अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक दोनों ज्ञान है कि नहीं है? हाँ है। तो जगन्य में कहा चले जाएंगे? जिनको वो 20 शुद्ध ज्ञान मार्गना के 20 भेद याद आ रहे हैं, भले नाम याद ना आ जाए, किंतु वो कटनियां याद आ रही है कि नीचे कौन सा था, ऊपर कौन सा था, वो बिल्कुल भी इसको समझ पा रहे हैं। अच्छा है, आधे से ज्यादा तो सबको वो कम से कम ऐसा ऐसा तो कर रहे हैं, मतलब वो कटनी पर पहुंच गए हैं। हाँ जी, बोलिए दीदी, आप भैया वो, हाँ भैया जी, वो जो अभी क्वेश्चन आया था उसमें हम ऐसा भी ले सकते हैं ना कि क्षयक्षम ज्ञान, इसलिए वो चक्षु दर्शन क्षयक्षम, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जीव होगा, क्योंकि ये देशघाती प्रकृति है, सर्वघाती नहीं है। अगर इसके सर्वघात हो जाएगा तो फिर उसका क्षयक्षम कैसे लागू देखो, पड़ेगा? ये आप जितना इसका विश्लेषण करोगे आगम के अनुसार अलग अलग, ये तो सिद्ध कर ही सकते हो, किंतु मैं कम से कम जो चाह रहा था कि एक जीव है तो वो दर्शन और ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता है। ये मूल सिद्धांत जिसको याद है वो बता सकेगा कि भाई कोई भी जीव हो उसको शून्य दर्शन होगा ही नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, बाकी तो अलग अलग तरीके से इसको सिद्ध किया जा सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है? कौन सी मार्गना में हम लोग? दर्शन से ज्ञान, ज्ञान से फिर से दर्शन में आ गए। चलिए, चक्षु हो गया, अचक्षु हो गया। अचक्षु में कितना, संख्या कितनी लिखी है? चक्षु में 14, और सभी जीव समास होंगे। अवधि दर्शन, अवधि दर्शन में कौन कौन से जीव समास होंगे मीनाक्षी दीदी? 2 जीव समास।
कौन से? सौधनी पंचेंद्रिय और उसके पर्याप्तक और अपर्याप्तक। उसके पर्याप्तक और अपर्याप्तक मतलब लब्ध पर्याप्तक भी लेना है? नहीं नहीं, लब्धि पर्याप्तक नहीं। नहीं तो फिर कौन सा? निवृत्ति पर्याप्तक। हाँ तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि निवृत्त पर्याप्तक, क्योंकि आप सिर्फ अपर्याप्तक बोलेंगे तो दोनों आ जाएंगे, निवृत्ति और लब्ध दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक। क्यों भाई, अवधि दर्शन को निवृत्ति अपर्याप्तक में क्यों रखा? अवधि दर्शन को निवृत्ति अपर्याप्तक में क्यों रखा? चौथे गुण स्थान से चालू होता है ना। तो चौथे गुणस्थान से बहुत सारी चीजें चालू होती है, थोड़ा सबको रख देंगे। लब्धि पर्याप्तक तो पहले गुण स्थान वाले को होता है ना। हाँ, लब्धि पर्याप्तक वाला जो है उसका गुणस्थान मिथ्या ही होगा, पहले गुणस्थान वाला होगा, इसलिए उसको अवधि दर्शन वाली बात वहां पर सिद्ध नहीं होती। बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये संगी पंचेंद्रिय को ही क्यों लिया, असंगी पंचेंद्रिय को क्यों नहीं लिया? अवधि दर्शन असंगी पंचेंद्रिय में, सुनीता उकलकर दीदी, असंगी पंचेंद्रिय में क्यों नहीं लिया? अनम्यूट करके देखिए। हाँ, हो हाँ, गया। सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है अवधि बहुत दर्शन। बढ़िया। और सम्यक दृष्टि असंगियों में नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, सब वही, सबको बातें समझ में आ रही है ना? ये ज्यादा अपने मन के प्रश्न उठा करके चिंतन और कुछ हो रहा है ना, ग्राइंडिंग अंदर हो रही है। हाँ, पर ग्राइंडिंग से कुछ आटा नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, कि सिर्फ पाते घूम ही रहे हैं, है ना? दो प्रकार के रहते हैं, होते कि नहीं होते हैं? चक्की सिर्फ घूम रही है, नीचे आटा ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब केवल दर्शन में कौन कौन से जीव समास होंगे? अनिता पहाड़ी दीदी। तो सौधनी पर्याप्तक और सौधनी निरुक्त पर्याप्तक। सौधनी पर्याप्तक मतलब सौधनी कहते ही पंचेंद्रिय आ ही जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। सौधनी पर्याप्तक और सौधनी निरुक्त पर्याप्तक। चलो ठीक है, अपर्याप्तक कह ही लेते हैं उसको, क्योंकि वहां पर मुख्यतः से समुद्घात की अपेक्षा से ये बात कही गई है, क्योंकि संयोग केवल 13वां 14वां गुणस्थान है। 14वें गुणस्थान में तो कोई अपर्याप्तक अवस्था है ही नहीं है, होगी तो 13वें में ही होगी, और वो भी समुद्घात के समय में होगी। उस अपेक्षा से वो अपर्याप्तक वहां पर कहा गया है। ठीक है, चलिए, अब दर्शन मार्गणा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब चलते, आपके सामने गाथा क्रमांक 692 है। 692 में और 93 में ये दो गाथाएं जो है, इसमें लेशा मार्गणा का वर्णन है। चलिए, लेशा मार्गणा के भेद कौन कौन से है? ज्योत्सना शाह दीदी बोलिए। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल की 6 लेशियाएं होती। लिख लीजिए, चलो 6 के 6 भेद लिख लीजिए। अब आपको चाहिए तो लेशा के तो आपने 6 भेद कर दिए, लेशा मार्गणा का कोई भेद रह गया क्या? लेशा मार्गणा का भेद अलेशा, ये भी तो लेशा मार्गणा का ही भेद है ना? बिल्कुल, तो एक अलेशा वाला भी लिख देना। चलिए, अब आचार्य भगवान क्या कह रहे देखते। गाथा क्रमांक थावर काय पहुद्दी अविरद सम्मोति असुहत्य लेसा। थावर काय पहुद्दी, पहुद्दी मतलब लेकर, वहां से शुरुआत करते हुए, स्थावर काय से शुरुआत करके अविरद सम्यक दृष्टि तक अशुभादि 3, अशुभ की जो 3 लेशा होती है, अशुभादि नहीं, अशुभ की जो 3 लेशा होती है वो हो जाती है। चलिए लिखिए, तो अशुभ की 3 लेशा कौन सी? कृष्ण नील कापोत, उनके सामने कहां से कहां तक? स्थावर काय से लेकर के अविरत सम्यक दृष्टि तक, स्थावर काय से अविरत संयम सम्यक दृष्टि तक लिख लेना, तीनों भी अशुभ के सामने। उसका गुणस्थान कितना होगा? स्थावर से अविरत है मतलब 1 से 4, तो 3 अशुभ लेशाओं के गुणस्थान कौन से हो जाएंगे? 1 से 4 लिख देना।
जिन्होंने अलग अलग लिखे सबके सामने लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिन्होंने चार्ट देख करके, पहले से जिन्होंने चार्ट देख के रखा था और अशुभादि 3 ऐसा लिखा है तो उसके एक ही लाइन में आएगा। आगे जीव समास हम बाद में देखेंगे। अब आती है बारी पीत की। आगे क्या कहते हैं आचार्य भगवान? सन्निधो अपमत्तो जावदु सूति सुहति नीले साओ। क्या कह रहे हैं? पीत पद्म और शुक्ल रेशा, ये तीनों की शुरुआत कहां से है? सन्निधो अपमत्तो जावदु सुहति नीले साओ। और आगे कहते हैं नवरिय सुक्कालेसा सजोगी चरिमोत्ति होदी नियमेण। मतलब जो जहां तक लेकर के जाना है वहां पर शुक्ल लेशा को तो वो और भी आगे तक बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत कहां से होगी? पीतलेशा पंचेंद्रिय असंगी से, पंचेंद्रिय असंगी से। जावदू भी शब्द आ गया वहां पर। सन्निधो अपमत्तो, तो असंगी पंचेंद्रिय से लेकर के अप्रमत्त तक, असंगी पंचेंद्रिय से लेकर के अप्रमत्त तक कौन सी रेशा होगी? पीत रेशा होगी। तो पीत रेशा के सामने लिख देना असंगी पंचेंद्रिय से अप्रमत्त तक। पद्म कहां से होगी? संगी पंचेंद्रिय से अप्रमत्त तक, संगी पंचेंद्रिय से अप्रमत्त तक। और शुक्ल रेशा वो भी संगी पंचेंद्रिय से ही होगी, किंतु अप्रमत्त की जगह पर उसको कहां तक खींचना है? सयोग केवली भगवान तक लेकर के जाना है। सजोगी चरिमोत्ति होदी नियमेण। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं 693 में? गय जोगिमी, गय जोगिमी मतलब जिनका योग चला गया है, ऐसे कौन होंगे? अयोग केवली। तो अयोग केवली और सिद्ध भगवान, इनकी क्या है? लेसा नतिथि निर्दिष्टम, नियम से नहीं होती है। अयोग केवली और सिद्ध परमेष्टि भगवान की लेशा नहीं होती, तो उनको अलेशा वाले जीवों में रखेंगे। अलेशा वालों में क्या लिखेंगे? अयोगी से सिद्ध जीव तक। चलिए अब गुणस्थान लिख देते हैं। कृष्णादि 3 अशुभ के गुणस्थान तो लिखे थे हमने 1 से 4। अब पीतलेशा का गुणस्थान, पीतलेशा का गुणस्थान कौन बताएगा? मीना विनायक दीदी। भैया जी 5वें गुण स्थान से। 5वें गुणस्थान से मिथ्या दृष्टि की पद्मलेशा पीतलेशा हो सकती है। हाँ तो मिथ्या दृष्टि का पहले गुणस्थान कौन सा है? पहले पहले से होती है। तो डायरेक्ट उठा करके क्यों आप 5वें तक लेके जाओगी? ठीक है, नहीं देखो पहले से। बहुत बढ़िया। लिखो तो पीतलेशा का गुणस्थान पहले से लेकर के 7वें तक। पद्मलेशा का गुणस्थान शोभना दीदी, पद्मलेशा का गुणस्थान अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। राजेश भाई साहब, 1 से 13 गुणस्थान। पद्म के? पद्म 1 से 7। पद्म भी 1 से 7। तो पीतलेशा 1 से 7, पद्मलेशा 1 से 7 और शुक्ललेशा 1 से 13। 1 से 13। भाई राजेश भाई साहब ने तो बता दिया कि शुक्ललेशा भी पहले गुणस्थान से है मिथ्या दृष्टि के। क्या मिथ्या दृष्टि के शुक्ललेशा हो सकती है क्या मानिक दीदी? मानिक दीदी, शुक्ललेशा हो सकती है क्या मिथ्या दृष्टि की? बोलिए। हाँ नहीं, नहीं ना, तो वो राजेश भाई साहब तो बोल रहे पहले गुणस्थान से लेना है। तो मिथ्या दृष्टि की तो शुक्ललेशा नहीं होगी। और कितने लोग हैं ऐसे जो जानते हैं कि भाई मिथ्या दृष्टि की शुक्ललेशा? क्यों प्रतिभा दीदी, क्या लग रहा है आपको?
नहीं होती होती है होती है, अब ये तो होती है कह रहे होती हैं। है होती है मानिक दीदी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं होती है? चलो एक बात को तो पूछ लेते हैं आपको, मिथ्या दृष्टिपना जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म की बात है या चारित्र मोहनीय कर्म की बात है? मिथ्या दृष्टि, दर्शन मोहनी दर्शन मोहनी, दर्शन बहुत मोहनी। बढ़िया। और लेशा जो बन रही है, शुभ लेशा, वो किसका भाग है? दर्शन मोहनी का लेशा दर्शन मोहनी का है। लेशा किससे बनती है? कषाय और योग से बनती है। तो कषाय दर्शन मोहनी है कि चारित्र मोहनी है? चारित्र मोहनी है ना? तो इसका मतलब है हमें श्रद्धान के आधार पर किसी के शुभ लेशा या अशुभ लेशा का निर्णय नहीं करना चाहिए। सबके समझ में बात आ रही है क्या? हाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व ये श्रद्धान का विषय है, दर्शन मोहनीय कर्म का विषय है। और लेशा शुभ या अशुभ होना ये चारित्र मोहनीय कर्म का विषय है, तो उसका निर्णय भी वैसे ही होना चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि की भी 6 लेशाएं होती है, अशुभ भी और शुभ भी, मतलब बिल्कुल शुभ लेशा तक होती है। और अविरत सम्यक दृष्टि जो है चौथे गुणस्थानवर्ती, उसकी कृष्ण लेशा भी हो सकती है। क्लियर है? तो इसीलिए सम्यक्त और मिथ्यात्व को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणस्थान तो सबके लिख दिया आपने। अलेश्या वालों का गुणस्थान, अलेश्या वालों का गुणस्थान कितना लिखेंगे? संगीता कासलीवाल दीदी। तो गुणस्थान से ये हो गए ना, वो क्या गुणस्थानातीत। गुणस्थानातीत तो सिद्ध भगवान हो जाएंगे। ऐसा कोई जीव है गुणस्थान वाला कि जिसकी लेश्या नहीं होती है, अलेश्या वाले हैं? आचार्य भगवान ने गय जोगिनी लिखा है उनके लिए। शब्द क्या लगाया आचार्य भगवान ने? गय जोगिनी। तो गय जोगिनी कौन है? गय जोगिनी विसिद्धे, तो सिद्ध भगवान तो आ गए गुणातीत में, गुणस्थानातीत में। तो गय जोगिनी कौन है? अयोग केवली अयोग केवली है। ठीक है? 14वां गुणस्थान। तो इसीलिए गुणस्थान कौन से होंगे? गुणस्थान लिखना है 14वां गुणस्थान, कॉमा करके चाहिए तो गुणस्थानातीत लिख दे, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेशा मार्गणा यहां पर अभी तक जीव समास उसके देखने हैं। चलिए जीव समास देख लेते हैं। हाँ भाई, अशुभ लेशा वाले जो जीव है, अशुभ लेशा वाले जीवों में कौन कौन प्रकार के जीव पाए जाएंगे? अशुभ लेशा के साथ कौन कौन प्रकार के जीव पाए जाएंगे? रीना शाह दीदी। सर्व आएंगे सर्व आएंगे। सर्व मतलब जरा दीदी बता देना। एक इंद्रिय में सूक्ष्म बाधक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी और असंगी और सबके पर्याप्त और अपर्याप्त। बहुत सुंदर। तो 14 संख्या लिखेंगे, 14 विशेष में लिखेंगे सभी, सभी जीव समास होंगे। पीतलेशा, पीतलेशा में कौन कौन से समास होंगे? अर्चना जैन दीदी। भैया अभी रीना शाह दीदी ने बताया वैसे ही सभी 14 होंगे। पीतलेशा में सभी 14 होंगे। पीत का नहीं, मुझे लगा नील का पूछा आपने। नील का नहीं भाई, कृष्ण नील कापोत के तो तीनों के हो गए, तीनों अश्विन के हो गए। ठीक है ना? तो भैया इसमें संगी पंचेंद्रिय से है ना, तो हाँ। 5 इंद्रिय संगी और एक एक अर्चना दीदी से एक मिनट, जिनका हो चुका है अपने आप माइक अपने आप बंद करने हैं, जिनका हो चुका है प्लीज कर लीजिए। चलिए हाँ, अब अर्चना दीदी आप बताइए। असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक, और फिर संगी पंचेंद्र, इसमें असंगी ही आ रहे हैं ना। देखो पंचेंद्रिय के कहां से कहां तक जीव लिए हमने? पंचेंद्रिय के असंगी से पीतलेशा, क्या पीतलेशा स्थावरों में हो सकती है? भैया हमने पीतले, हाँ स्थावरों में नहीं होती। नहीं होती है। विकलेंद्रिय में होती है? नहीं होती। तो ये इनके पर्याप्तक अपर्याप्तक सब चले गए,
है ना। जी। अब होती तो सिर्फ पंचेंद्रियों में है, तो असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये दो हो जाएंगे, दो प्रकार के जीव। अब इनके पर्याप्तक अपर्याप्तक लेना है कि नहीं लेना है? लेना है भैया। लेना है। असंगी के नहीं आएंगे। अच्छा, अगर लेनी है तो कौन कौन सी लेनी है? पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों लेंगे क्या? अगर अपर्याप्तक में लेना है तो कोई बात नहीं, पीतलेशा जो है वो अपर्याप्तक मतलब निवृत्त पर्याप्तक में पीतलेशा हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। बहुत सारे जीव पीतलेशा के साथ में उत्पन्न होते हैं, तो निवृत्त पर्याप्तक में होगी। किंतु पीतलेशा लब्ध पर्याप्तक में होगी क्या, प्रश्न ये है। लब्ध पर्याप्तक लब्ध 18 पर्याप्तक में नहीं होगी। लब्ध पर्याप्तक की सिर्फ और सिर्फ अशुभ लेशा ही होती है। लेशा। मतलब लब्ध पर्याप्तक वाले जीव पीत पद्म शुक्ल में कहीं पर भी नहीं आएंगे। कभी नहीं। ठीक है, तो अब हम शुभ लेशा की चर्चा करें तो तीनों में याद रखना, लब्ध पर्याप्तक वाले कहीं पर भी नहीं आएंगे। नहीं। ठीक है, चलिए। जी भैया जी। तो इसका मतलब हो गया पीतलेशा में तीन प्रकार के जीव, असैनी, पर्याप्तक, पर्याप्तक असैनी और पर्याप्तक और संगी हाँ, संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक। असैनी तीन वाले, असैनी वाले निवृत्त पर्याप्तक भी नहीं है, पर्याप्तक हाँ। होने के बाद ही उनको लिया है। ठीक है, और संगियों में निवृत्त पर्याप्तक चलेंगे। मतलब तीन प्रकार के जीव हमें पाए। सबको समझ में आ रही बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि असैनियों के निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी शुभलेशा नहीं होती है, वहां पर अशुभ ही होगी। ठीक है, ये याद रखने जैसी चीज है। अब पद्मलेशा, पद्मलेशा तो असैनियों में होगी ही नहीं, होगी तो सिर्फ संगी संगी पंचेंद्रिय में होगी। तो संगी हाँ, पंचेंद्रिय के वही बच- पर्याप्तक में तो होगी या निवृत्त पर्याप्तक में होगी? होगी। 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 हाँ होनी जी चाहिए दीदी। भैया। नहीं होगी, सिर्फ पीतलेशा ही होगी। अच्छा, पद्मलेशा निवृत्त निवृत्त पर्याप्तक में नहीं पर्याप्तक होगी किसी के। इसको ना देखो, चिंतन कैसे करना है। क्या कोई जीव पद्मलेशा के साथ में जन्म सकता है क्या? जन्म लेता है क्या पद्मलेशा के साथ में? सहस्त्रार, शुक्र, महाशुक्र, ये जो हाँ, जीव है, ये क्या ये पद्मलेशा के साथ में पद्मलेशा जन्म नहीं लेते हैं? पद्मलेशा के साथ है, लेकिन जन्म लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं ना। इसीलिए इसका बिल्कुल मतलब क्या हो गया, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में पद्मलेशा पद्मलेशा आ सकती है। हो सकती और है। ये बात शुक्ललेशा को भी लागू होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों शुक्ललेशा के साथ में जन्म लेते कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। लेते मतलब हैं। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था भी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, निवृत्त आएगी, पर्याप्तक में आएगी इसका अर्थ आएगी। ये हो गया कि क्षौलेशाओं के साथ में जीव जन्म लेते हैं। इसका मतलब है क्षौलेशाएं निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में आएगी। अब वो संगी पंचेंद्रिय की आती है क्या असंगियों के भी आती है, इतना सा प्रश्न रह जाता है। जो असंगियों के आ सकती है वो असंगियों में, जो नहीं आ सकती है वो संगियों में। क्लियर हो गई बात? पर निवृत्त पर्याप्तक के बारे में हमें सोचने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभ लेशाओं के साथ शुभलेश भी जन्मता है और अशुभ लेशाओं के साथ भी जीव जन्मता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छी पद्मलेशा के लिए दो जीव समास हुए थे, सपप सपनी, और शुक्ललेशा के साथ भी वही आएंगे, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक, तो वो भी दो ही आ जाएंगे। अब जीव समास, अलेशा वाले जीवों के जीव समास कौन बताएगा? अलेशा वाले जीवों के जीव समास चार्ट में डैश मार दिया है, इसलिए सब लोग ना 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 बोल रहे हैं। एक ही है। एक है भैया। एक है संगी पंचेंद्रिय पर। अच्छा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक तो रहते ही ना योग, लेकिन उनका योग नहीं है। आयोग केवली भगवान को पर्याप्तक कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? पर्याप्तक तो है भैया, अगर आप लेकिन योग 13वें गुण स्थान वाले को अब तक संगी कह रहे थे, पंचेंद्रिय कह रहे थे, पर्याप्तक कह रहे थे, तो फिर 14वें गुण स्थान वाले को क्यों ना कहे? क्योंकि योग नहीं है उनका। तो योग नहीं है तो पर्याप्तक के ऊपर फर्क पड़ेगा, संगियों पर फर्क पड़ेगा। 13वें गुण स्थान के संगीपना और पर्याप्तकपना क्या योग से संबंधित था? नहीं ना, ऐसा नहीं है। योग
तो आप लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। अगर कोई नहीं लिख रहा है तो इस अपेक्षा से मत लिखना कि 13वें 14वें गुणस्थान वाले जीव संगी पने के परे है। नहीं वो तो ठीक है, समझ तो है। इस अपेक्षा से आप कह दो और ना लिखो तो भी चलेगा, किंतु अगर लिखो तो भी उसका कोई निषेध नहीं है। ठीक है, चलिए। फिर कहीं कहीं पर लिखा हुआ चार्ट में मिलता है, कहीं कहीं पर चार्ट में लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो हमने जिनको कॉपी किया है वहां नहीं था करके यहां नहीं है, बट ऐसा कोई नियम मत बनाना उसकी वजह से। चलो भाई, लेशा मार्गणा पूर्ण हो गई। कितनी बड़ी लेशा मार्गणा, यू पूर्ण हो गई। अब चलते हैं भव्य मार्गणा में। कुसुम छाबरा दीदी, बातें समझ में आ रही ना? कौन से लेशा में हो? पद्मलेशा। अभी पद्मलेशा है, अच्छा। पद्मलेशा के लक्षण याद आ रहे हैं कि दीदी? पद्मलेशा होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अच्छा, हो गए शुक्ल लेशा। देखो, हम क्या चाहते हैं उसको छोड़ दो, हम क्या है वो बताओ। आपका भाई, सबकी बात कर रहा हूं मैं, है ना? पीतलेशा अप्रमत तो नहीं है भैया, है तो शुभलेशा में। नहीं नहीं, अभी तो शुभलेशा में ही है। अभी तो शुभ लेशा में है, हम चर्चा कर रहे, इतना ही पूछ रहे थे कौन सी वाली लेशा चल रही है, इतना ही पूछा। ठीक है ना, आपने पद्म बताई, शुक्ल नहीं बताई, तो हमने थोड़ा सा चौक करके देख दिया क्या हो गया। पद्म क्यों बताया, शुक्ल क्यों नहीं बताया? चलिए, कोई बात नहीं। एक बार सब लोग जाकर के पीत पद्म शुक्ल कहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इसको जरूर जरूर देखना। ठीक है ना? पद्म और शुक्ल होने के लिए बहुत विशुद्धि की जरूरत होती है, बहुत ही विशुद्धि की जरूरत होती है। ठीक है, पीत पद्म में ही चलते। सबसे पहली बात, शुक्ल में जाने के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर जो है, और वो है न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल रहना, फिर मेरे अनुकूल हो या मेरे प्रतिकूल हो, समता भाव जब धारण करते हो तब जाकर के शुक्ल लेशा बनती है। बिना समता के शुक्ल लेशा बन ही नहीं सकती है। ठीक है, अभी आपका किसके बारे में राग द्वेष चल रहा है? किसी के बारे में नहीं, बिल्कुल। प्रश्न का उत्तर देने के लिए डरते तो थे, कभी कभी हाथ भी ऊपर नहीं उठाते हैं। हर चर्चा अभी अभी हुई थी, सबका अपने इमेज के प्रति तो राग भाव है ही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भव्य मार्गणा की तरफ। भव्य मार्गणा के बारे में आचार्य भगवान आगे 694 नंबर की गाथा, क्योंकि 95 और 96 नंबर सम्यक तो मार्गणा से संबंधित है। 694 सबको दिख रही गाथा, आपने वो पेज आपके सामने वाला हटाया ही नहीं आज, बिल्कुल उसको वैसे ही रखा है। ठीक है, चलिए 694। थावर काय पहुद्दी अजोगी चरी मोती होती भव सिद्धा। भव सिद्ध कह रहे हैं, भव सिद्ध किसको कह रहे हैं? स्थावर काय से लेकर के अयोगी तक, अंतिम गुणस्थान तक क्या है? भव सिद्ध है। और मिच्छा इट्ठी ठाने अभव सिद्धा हवंतिति। और अभव्यों का एक ही मिथ्यात्व गुणस्थान है। अभव्यों का एक ही मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। भव्य जीव कहां से कहां तक? स्थावर से लेकर के अयोग केवली तक सभी भव्य है। अब वो भव्य मार्गणा में जाकर के केवली भगवान को भव्य और अभव्य के परे कहेंगे। कृत हो गए, सिद्ध भगवान को भी उससे परे कहते हैं। ठीक है, वो उस अपेक्षा से यहां पर नहीं है, यहां पर गुण स्थान की अपेक्षा से कह रहे हैं, संसार की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो स्थावर काय में भव्य होते हैं क्या? अच्छा, कोई निगोदिया जीव भव्य हो सकता है क्या? कोई निगोदिया जीव भव्य हो सकता है? सुरेखा शाह फलटन, कोई निगोदिया जीव है, हो सकता है भव्य? आपका माइक अनम्यूट होना चाहिए। हाँ, हो गया, बोलिए। वंदना हाँ, हो सकता है। निगोदिया जी हो सकता है। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको और
बादर निगोदिया नहीं, सूक्ष्म निगोदिया जीव कोई भव्य हो सकता है? हाँ हो सकता है। सूक्ष्म निगोदिया भी हो सकता है। चलो, आगे लब्धि पर्याप्तक हाँ वाला, कभी लब्धि पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया भी जीव भव्य हो सकता है? हाँ हो सकता हो है, बहुत सकता है। सुंदर। इसका मतलब यह है कि आपको बिल्कुल भी भव्य अभव्य का जो मापदंड है वो क्लियर है। सबको क्लियर है क्या? ऐसा ही कोई सूक्ष्म कहते ही, लब्धि पर्याप्त कहते ही उनको दुनिया भर के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए आप अभव्य तो नहीं कर दोगे उसको? हाँ, क्योंकि भव्यता अभव्यता बादर सूक्ष्म के ऊपर नहीं होती है, पर्याप्त अपर्याप्त के ऊपर नहीं होती है। तो भव्यता अभव्यता किसके ऊपर डिपेंड होती है? भव्यता अभव्यता किसके ऊपर निर्भर है? कल्पना से दीदी। मुझे नहीं आ रहा अभी। चलो, कर्मकांड तो पक्का है, कर्मकांड की अपेक्षा से बता दो कौन सा कर्म है जो हमें भव्य और अभव्य बताना बनाता है? इसका उत्तर ही आपको उत्तर दिलवाएगा। स्मिता महाजन दीदी, 148 कर्मों में से ऐसा कोई कर्म है जो हमें भव्य अभव्य बनाता है? नहीं। कोई भी नहीं? मतलब ये कर्मों का तो कोई कांड नहीं है, कर्म कांड नहीं, नहीं है, कर्म है ना? कर्मों का, नहीं, कर्म में नहीं है। कर्मों का तो कांड नहीं है, तो फिर कौन बनाता है ये? पारिणमिक भगवान होता है। हाँ, इसीलिए पारिणामिक का अर्थ क्या हो गया? ये वस्तु स्वभाव है। ये क्या है? वस्तु स्वभाव है। कौन सी वस्तु है यहां पर? कौन सी वस्तु की चर्चा चल रही है? भव्य अभव्य कहना, ये कौन से वस्तु की चर्चा चल रही है? कौन सा वस्तु, कौन सी वस्तु है ये? उषा पाटिल दीदी। भाव की चर्चा चल रही है। अरे, वस्तु के भाव की चर्चा चल रही, तो वस्तु कौन सी है? यहां पर वस्तु का अर्थ क्या करेंगे? पदार्थ। वस्तु का अर्थ पदार्थ करेंगे। अच्छा, डॉक्टर बैना दीदी। जीव भी नहीं होगा। वंदना भैया जी, जीव द्रव्य की चल रही है। जीव द्रव्य की चर्चा, आधा उत्तर गलत नहीं किंतु अधूरा है। उत्तर गलत नहीं किंतु अधूरा है। क्या उत्तर आएगा? आज और कौन रह गया देने का? तो हम लोग तो ऑलमोस्ट, कनकमाला दीदी। बंदा भैया आत्मा के लिए कहा जाता है वस्तु। अरे, आत्मा कहो जीव कहो, एक ही तो बात है। उत्तर अधूरा रह रहा है, पूरा कर लो भाई। महेंद्र कुमार जी। वंदना भैया जी। जीव तत्व। अच्छा, जीव तत्व, आप और थोड़ा सा तत्व में घुस गए, कोई बात नहीं। जेटी गंगवाल जी। जीव द्रव्य। संसारी जीव के बारे में चल रहा संसारी जीव के बारे में है, ये सटीक उत्तर हो गया। क्या हो गया? वस्तु किसका स्वभाव है? भव्य भव्य होना। सिद्ध भगवान का स्वभाव है क्या? नहीं है। तो कौन से जीव का है? मुक्त जीव का है कि संसारी जीव का है? संसारी जीव का। अगर मुक्त जीव में नहीं होता है तो उसकी चर्चा उनको क्यों खींचेंगे? इसमें खींचेंगे क्या? नहीं खींचेंगे। तो संसारी जीव को, ठीक है भाई, क्लियर है? क्योंकि हम वस्तु स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, तो संसारी जीव का स्वभाव अलग है, मुक्त जीव का स्वभाव अलग है। आप जीव द्रव्य की बात करोगे तो शुद्ध जीव हो जाता है, उसके लिए ये विभाव हो जाएगा, हा या ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। अब भव्यता के बारे में, भव्य जीव स्थावर से लेकर के अयोग केवली तक, गुणस्थान कौन सा? पहले से 14, पहले से 14। और जीव समास कौन से होंगे? सभी प्रकार के जीव आ जाएंगे इसमें, तो सभी सर्व मतलब 14 प्रकार के जीव स्थान। अभव्य जीव, अभव्य जीव बताना। अभव्य जीव कहां से कहां तक? कुसुम दीदी कलकत्ता। अभव्य जीव कहां से कहां तक? एक पहला गुणस्थानी होगा विचार। गुणस्थान पहला, पक्का, बहुत बढ़िया। किंतु कहां से कहां तक?
1 से 3 चौदह जीव समास में कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं? एकेंद्रीय से लेकर के हाँ, एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब क्या लिखेंगे? स्थावर से लेकर त्रस तक, स्थावर से लेकर के त्रस तक। चार्ट में नहीं लिखा है क्योंकि सभी आते करके कोई विशेष से नहीं लिखते हैं, तो अगर लिखना चाहो तो स्थावर से त्रस तक। आधे लोगों का तो ऐसे चेहरे थे, भैया आपने तो खुद चार्ट में नहीं लिखा है, फिर हमसे क्यों उत्तर पूछ रहे हो, है ना। चार्ट अलग अलग आपके और हमारे हो सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपका चार्ट अलग हो जाएगा तो आप मोक्ष नहीं जाओगे, तो भी मोक्ष जाओगे। चलिए, अपने अपने माइक्स बंद कर देना। अभव्यों के जीव समास, अभव्यों के जीव समास। जयश्री श्रॉफ दीदी, आज उत्तर आपने दिया कि नहीं दिया? कोई बोलिए। नहीं दिया। हाँ बोलिए। भैया जी, अभव्य के 14 ही जीव समास होंगे। अच्छा, गुणस्थान तो एक बोल दिया और सभी के सभी जीव समास आएंगे। मतलब अभव्य जीव पंचेंद्रिय में होता है क्या? हाँ, स्थावर से त्रस तक है ना। अच्छा, लब्धि पर्याप्तक विकलेंद्रिय में भी होगा? सभी में होगा। सभी भाई, सबको सबको मान्य है क्या जयश्री दीदी का उत्तर? मान्य है, क्योंकि अभव्यता तो संसारी जीव के साथ लगी है। वो तो संसार के कितनी भी इंद्रियों में, किसी भी गति में, किसी भी मार्गना में घूमेगा, किंतु मोक्ष नहीं जाएगा। ठीक है। सम्यक तो मार्गना में जाएगा कि नहीं जाएगा? सम्यक तो मार्गना में अभव्य जीव पाया जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। हाँ, नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। तो ना बोल रहे, नहीं पाएगा। आगे तो ना बोल रहे। सम्यक तो मार्गना के भेद में मिथ्या दृष्टि भेद है कि नहीं है? है। हम सम्यक तो के भेद थोड़ी बोल रहे थे, हम सम्यक तो मार्गना के भेद बोल रहे थे। तो मिथ्या दृष्टि भेद है ना, है। तो अभव्य मिथ्या दृष्टि में आते कि नहीं आते हैं? आते हैं। सम्यक तो मार्गना में भी हमें अभव्य जीव पाए जाते हैं, उस मार्गना में भी वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभव्य जीव उपयोग प्ररूपना की अपेक्षा से मिल जाएंगे क्या? अभव्य जीवों का कथन किया जा सकता है उपयोग प्ररूपना की अपेक्षा से? नहीं, उपयोग में तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग आता है ना। हाँ, तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग आता है, तो अभव्य जीव का होता है कि नहीं होता है? होता तो है उपयोग। तो आपने तो ना बोल दिया अभी। देखो, कोई भी जीव हो, संसारी हो, मुक्त हो, सौज्ञी हो, असज्ञी हो, भव्य हो, अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, आहारक हो, अनाहारक हो, अगर जीव है तो उपयोग होना ही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो लक्षण है, वो लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। भव्य मार्गना हो चुकी, अब चलते हैं सम्यक तो मार्गना। चलिए, सम्यक तो मार्गना के भेद कौन बताएगा? सुरेश पहाड़े जी बताइए। बोलना भैया जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, सम्यक पर्याय सृष्टि सामायिक स्थापना पर्याय सुरेश जी, सम्यक तो मार्गना, आप संयम मार्गना में घुस गए। सम्यक तो बिना सम्यक तो के संयम नहीं होता, किंतु बिना संयम के सम्यक तो होता है। तो हमें सम्यक तो मार्गना बताओ। हाँ भाई, दीपा दीदी बताइए सम्यक तो मार्गना के भेद। मिथ्या दृष्टि, साधन, मिश्र, प्रथमोपशम, क्षायक्षमिक, वेदक या क्षायक्षमिक, औपशमिक और शायिक। तो प्रथमोपशम में अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना है तो प्रथमोपशम लिख सकते हैं आप लोग। उपशम के दो भेद करेंगे तो प्रथमोपशम द्वितीयोपशम कहो, नहीं तो फिर औपशमिक। तो बेटर ये है कि हम भेद की अपेक्षा चले, क्योंकि प्रथमोपशम द्वितीयोपशम के भी गुणस्थान आदि अलग अलग है। ठीक है, तो क्या क्या भेद करेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या क्या भेद करेंगे? मिथ्या दृष्टि, सासाधन, मिश्र, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, वेदक, क्षयिक। ठीक है, ये जो है ये इस प्रकार से हो जाएंगे। अब वेदक को हमने अलग क्यों कर दिया? प्रथमोपशम द्वितीयोपशम को नजदीक में रखा, क्योंकि वो उपशम की अपेक्षा से है। आपको चार्ट की अपेक्षा से रखना है
तो प्रथमोपशम, वेदक, द्वितीयोपशम ऐसा भी रख सकते हो। ऐसा कोई क्रम अनिवार्य नहीं है। चलिए भाई, मिथ्या दृष्टि के गुणस्थान। कितना कठिन प्रश्न बताया। इतने कठिन प्रश्न का उत्तर तो मैं ही देना चाहूंगा, है ना। इतना कठिन प्रश्न आपको देकर के नहीं चलेगा। मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान कितना? पहला। लिखो पहला गुणस्थान। कहां से कहां तक मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं? हाँ, ये प्रश्न आपके लिए। मिथ्या दृष्टि कहां से कहां तक पाए जाते हैं? रोहिणी दीदी, रोहिणी दीदी आवाज पहुंच रही मेरी? अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए। मिथ्या दृष्टियों में कौन कौन आएंगे? चलो मैं एक एक प्रश्न पूछता हूं, आप उत्तर दो। स्थावर आएंगे क्या मिथ्या दृष्टि में? स्थावर स्थावर मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? स्थावर मिथ्या दृष्टि नहीं होते। स्थावर मिथ्या दृष्टि नहीं होते तो सम्यक दृष्टि होते हैं। 14 के 14 मिथ्या दृष्टि होते हैं। बहुत बढ़िया, 14 के 14 मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। ये तो आपने डायरेक्ट जीव समास मतलब सिक्सर मार दिया। हम तो आपको सिंगल वाली रन लेने के लिए बोल रहे हैं, आपने डायरेक्ट सिक्सर मार दिया, है ना। हम आपको क्या पूछ रहे थे? स्थावर मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? होते हैं। तो स्थावर से लेकर के मिथ्या दृष्टि विकलेंद्रिय होते क्या? होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय होते क्या? होते हैं। संगी पंचेंद्रिय होते क्या? होते हैं। तो कहां से कहां तक, इसमें क्या लिखेंगे? स्थावर से संज्ञी। स्थावर से संज्ञी, ये कहां से कहां तक में लिख देना। गुणस्थान पहला और जीव समास सभी 14। बहुत बढ़िया। अब सासाधन गुणस्थान। सासाधन गुणस्थान, चूंकि ये सब संयुक्त की अपेक्षा से ही तो गुणस्थान बनते हैं। सरोज जैन दीदी, सासाधन गुणस्थान का गुणस्थान कौन सा? सासाधन गुणस्थान का दूसरा गुणस्थान, पहले से दूसरा गुणस्थान। सासाधन वाले का पहला और दूसरा गुणस्थान। पहले गुणस्थान वाले को सासाधन सम्यक दृष्टि कहेंगे? नहीं। तो फिर पहले वाले को क्यों घसीट रहे हैं उसमें? सासाधन गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान से दूसरा और जी समास से 2 होते हैं। अरे वो हमने पूछा ही नहीं। हमने इतना सा पूछा, सासाधन सम्यक दृष्टि का गुणस्थान कौन सा? तो दूसरा। भाई सबको ठीक है? दूसरा होता है भैया, इतना सा तो हमने पूछा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भैया दूसरा। चलिए बहुत बढ़िया। तो सासाधन सम्यक दृष्टि का दूसरा। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? कौन बताएगा? पूर्णिमा दीदी, कहां से कहां तक? सासाधन गुणस्थान तो कहां से कहां तक का अर्थ ये होता है कि भाई स्थावर से लेकर पंचेंद्रिय तक जो हमने मूल रेंज बनाई है, स्थावर है, विकलेंद्रिय है, तो कहां से कहां शुरू करेंगे? तो स्थावर से संगी पंचेंद्रिय तक। स्थावर से संगी क्योंकि पंचेंद्रिय तक। रुको 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 रुको, हेमांगी दीदी बिल्कुल अस्थिर हो गई वहां पर। हेमांगी दीदी क्या हो गया? सासाधन वाले कहां से कहां तक आएंगे? नहीं, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक ही आएंगे भैया इसमें। अच्छा, क्यों पूर्णिमा क्योंकि दीदी? नारकी स्थावर वाले, में वो क्यों स्थावर वाले नहीं आएंगे? हाँ ना, आएगा संगी पंचेंद्र, क्योंकि नारकी को होता है ना 1 से 4 गुणस्थान नारकी और अरे आप तो स्थावर की चर्चा कर रहे थे, फिर आप नारकियों में घुस रही हो। स्थावर वालों की चर्चा कर रहे थे, तो स्थावरों में स्थावर आएंगे कि नहीं आएंगे? प्रश्न ये है। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। प्रमोद जी क्या लगता है? प्रमोद जी स्थावर आएंगे कि नहीं आएंगे? जरा एक बार प्रमोद जी से पूछ लेते हैं। आएंगे आएंगे, क्योंकि जो स्थावर इसलिए आएंगे कि सासाधन से गुणस्थान से जब जाता है जीव तो स्थावर में जाता है, तो वह निर्वृत्त पर्यातक में जो है वो साधारण गुणस्थान मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया। जागृति दीदी क्या कहना है आपको? आते हैं।
मतलब क्या है कि जो आचार्य महाराज जो आचार्य महाराज निर्वृत्त स्थावरों के निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में सासादन गुणस्थान मानते हैं, उनको हमको सासादन में लेना पड़ेगा रे, हाँ या ना? देखो कोई जीव है, पंचेंद्रिय तिर्यंश है, वो मर करके बादल पृथ्वी का एक बनने जा रहा है, तिर्यंश से तिर्यंश में ही जा रहा है, बादल पृथ्वी का एक बनने जा रहा है, किंतु सासादन के साथ मरण करके जा रहा है। और सासादन के साथ अगर मरण करके जाएगा तो विग्रह गति में है, तो उसके स्थावर काय नाम कर्म का उदय है कि नहीं उसका, और गुणस्थान कौन सा है उसका? दूसरा है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि हम स्थावर से ले सकते हैं, और इसी प्रकार से स्थावर और कहा जा सकता है? स्थावर में जा सकता है, विकलेंद्रिय में जा सकता है। अब स्थावरों में सब जगह नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है, स्थावर में जा तो सकता है, विकलेंद्रिय में जा सकता है, असंज्ञों में जा सकता है, असंज्ञ पंचेंद्रिय में, और संज्ञ पंचेंद्रिय में भी जा सकता है। ठीक है, मतलब कहां से कहां तक? स्थावर से संज्ञों तक, ये हम लिख सकते हैं। अब वहां पर स्टार मार्क लगा देना, अपने नोट्स में वहां स्टार मार्क लगा देना, स्थावर जहां लिखा है ना वहां पर, और नीचे टिप्पण में लिखना अपने नोट्स के, अब जहां पर जगह हो आपके लिख देना, जो आचार्य स्थावरों की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में, जो आचार्य स्थावरों की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में सासादन गुणस्थान मानते हैं, उनकी अपेक्षा से, उनकी अपेक्षा से क्या होता है? आप लोग स्वाध्यायी हो, कोई दूसरा जीव जो शिविर आदि करके आया है, और आपके नोट्स हमको दिखाओ जरा, क्या है नोट्स में, आपको क्या सिखाया है, और ये चार्ट देखेगा, और वहां पर आपने स्थावर लिखा है, अरे स्थावर कैसे हो सकता है? तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चार्ट में है। तो आप क्या कहोगे? हमारे भैया जी ने सिखाया था। ये तो नहीं बताओगे? हाँ, ऐसे नहीं बताना। क्या बताना है? जो स्टार मार्क लिखा है ना, हाँ, ये किसके लिए लिखा आपने? भैया जी ने बताया इसलिए नहीं लिखा है। तो बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं जो स्थावरों के निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में सासादन गुणस्थान मानते हैं, उस अपेक्षा से यहाँ पर स्थावर लिखा है। भाई ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब सासादन का गुणस्थान लिख दिया है, तो सासादन गुणस्थान की अपेक्षा कर लो, पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा जीव समास बता दो। एक एक करके देख लेते हैं। बादल केंद्रीय में होगा कि नहीं होगा सासादन गुणस्थान? बादल केंद्रीय में हो सकता है। सूक्ष्म केंद्रीय में होगा क्या? सूक्ष्म केंद्रीय में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सासादन वाला मर के एक सूक्ष्म में नहीं जन्मता। लब्ध पर्याप्तक वाला होगा क्या? नहीं, किसी भी लब्ध पर्याप्तक में नहीं जन्मता। ठीक है, तो मतलब एक इंद्रिय का एक ही जीव समास आया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनका कौन सा आएगा? विकलेंद्रिय के आप पर्याप्तक ले सकते हो, विकलेंद्रिय के पर्याप्तक ले सकते हो, हा या ना? विकलेंद्रिय के पर्याप्तक ले सकते हो क्या? अरे हाँ तो कहो, ना तो कहो। नहीं ले सकते, क्योंकि विकलेंद्रिय के पर्याप्तक में एक ही गुणस्थान मिथ्यात्व, हाँ, उसके निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में हो सकता है। तो निर्वृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा से 3 यहां पर हो गए, और एक केंद्र का एक बादल वाला बन गया था, तो 4 हो गए। और
असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय के निवृत्त पर्याप्तक में बन सकता है, किंतु संज्ञ पंचेंद्रिय के पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक दोनों में बन सकता है। ठीक है, तो कितने हो गए देखो, एकेंद्रिय के पर्याप्तक में कभी नहीं बनेगा, किंतु निवृत्त पर्याप्तक में बनेगा। तो एकेंद्रिय के निवृत्त पर्याप्तक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनके निवृत्त पर्याप्तक। तो 5 के निवृत्त पर्याप्तक हो गए, और छठा निवृत्त पर्याप्तक कौन सा, संगी पंचेंद्रिय का। तो सभी के सिर्फ एक सूक्ष्म का भेद छोड़ेंगे, बेसिक 7 में से सूक्ष्म का भेद छोड़ेंगे तो बाकी 6 के अपर्याप्तक में पाया जाएगा, और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के पर्याप्तक में, संगी पंचेंद्रिय के पर्याप्तक में। तो कितने बन गए, कितने जीव समास बन गए, 7 जीव समास बन गए। सबको क्लियर है? फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनना जिनको समझ में नहीं आया है। बादर एकेंद्रिय के अपर्याप्तक में सूक्ष्म एकेंद्रिय का कोई नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था, इसलिए एक एक ले लिया, पर्याप्तक में नहीं होता है। असंगी पंचेंद्रिय की निवृत्त पर्याप्तक अवस्था अर्थात अपर्याप्तक अवस्था, इसमें पर्याप्तक भी नहीं लिया है, तो ये हो गए 5। संगी पंचेंद्रिय की अपर्याप्तक अवस्था, ये 6 हो गए, तो ये 6 अपर्याप्तक अवस्था, और संगी पंचेंद्रिय की पर्याप्तक एक पर्याप्तक अवस्था, 6 अधिक 1 मिलकर के हो जाएंगे 7। ठीक है, आप क्लियर लिख देना विशेष में, जैसे जैसे मैंने कहा, बादर एकेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक, विकलेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक, असंगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक, ऐसे 7 समास बनेंगे। लीला दीदी प्रश्न पूछिए। 1 मिनट, हाँ बोलिए। भैया जी, आपने बताया कि पर्याप्तक में नहीं होगा, निर्वत पर्याप्तक में होगा, वो कैसे? देखो, कोई जीव सासाधन के साथ वर्ण करके एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन जीवों में जा रहा है, तो उसके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सासाधन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा, किंतु जैसे ही ये जीव पर्याप्तक होते हैं, कौन, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनका नियम से पर्याप्तक में कौन सा गुणस्थान हो जाता है? पहला गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान हो जाता है। तो पर्याप्तक अवस्था में सासाधन पाया जाएगा क्या? मतलब जो पहले लेके आता है वो निर्वत पर्याप्तक में होता है, क्योंकि उसका समय खत्म हो जाएगा, नियम से खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो निर्वत पर्याप्तक तक ही रहेगा, वहां तक ही रहेगा, पर्याप्तक में नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पर्याप्तक में किसी के भी पर्याप्तक में सासाधन कब बन सकता है? जब जीव प्रथमोपशम से गिरे या द्वितीयोपशम से गिरे, और प्रथमोपशम द्वितीयोपशम तो संगी पंचेंद्रिय में होता है, बाकी नीचे वालों में तो होता ही नहीं है, इसलिए उनके पर्याप्तक में तो सासाधन बनना ही नहीं है। ठीक है, चल, हाँ भाई, और किसी को प्रश्न है? अब तक जो जो चर्चा हुई है, थोड़ा सा सूक्ष्म में गए थे अभी। हाँ, जिनके प्रश्न नहीं हो कृपया हैंड रेज निकाल दे। राजेश जी, जगत दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? उस शुभ 3 लेस्या में जो गाथा में जैसे लिखा है कि संगी मिथ्या दृष्टि से, शुभ 3 लेस्या, पीठ जो पीठ पद्म शुक्ल लेस्या जो है वो, तो इसमें अपन ने असैनी पंचेंद्रिय का भेद इसमें जो शिव समास में लिया। असैनी, 1 मिनट, पंचेंद्रिय, 1 मिनट, मुझे शुक्ल लेशा का प्रकरण निकालने दीजिए। सन्नी 2 अपमत 2 है, गाथा नंबर 692 692 में ले रहे हैं, किंतु शुक्ल रेशा सहयोग केवली गुणस्थान के अंत तक होती है, तो उन्होंने शुरुआत की जो भाग है, पहला वाला जो भाग है, वो उन्होंने चेंज नहीं किया है। देखो, अशुभ 3 लेशा स्थावर का ऐसे बताई, 3 शुभ लेशा संगी से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक बताई, और शुक्ल लेशा जो है वो सहयोग केवली गुणस्थान के अंत। अब ये इस प्रकार से लिया है कि जो आचार्य
एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनकी निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा ही नियम से मानते हैं, नियम से अशुभ लेशा मानते हैं, तो वहां पर तो शुक्ल लेशा तो उनकी होनी ही नहीं है। और पर्याप्तक अवस्था में शुक्ल लेशा, पीत पद्म लेशा होवे, ये उनका बनने के लिए तो कोई बात ही नहीं बनती है। मतलब स्थावर काय में, विकलेंद्रियों में और असंगियों में, मतलब टोटल जितने भी असंगी जीव है, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जितने भी असंगी है, इनके कभी शुक्ल लेशा पीत पद्म लेशा बन सकती है क्या? पीत की बात अलग है क्योंकि पीत असंगी पंचेंद्रिय में बनती है, किंतु पद्म और शुक्ल लेशा जो है, पंचेंद्रिय की बात करता हूँ, असंगी पंचेंद्रिय में उसमें मिथ्या, इसमें संगी नाम ही संगी से ही लिखा है, संगी से। सन्नी दो लिखा हुआ है ना, वो दूसरी लाइन में पहला शब्द संगी से अप्रमत्त तक। हाँ, सन्निधो अपमत्त जावदू ऐसे शब्द आए हैं। तो इसमें असैनी आपने लिया ना पीत में, इसलिए वो पूछता हूँ। तो असैनी शब्द कैसे आ गया, ऐसा आपको कहना है यहाँ पर पीत लेशा में। हावर काय पहुद्दी, अगर ये तो पिछले वाला का हो गया असुहतीय लेसा, और ये असुहतीय लेसे के साथ में इनफैक्ट वो सन्निधो हो रहा है। और अपमत, तो असन्नी शब्द कहां से आ गया? जावदू। हेलो, अपने गाथा का जो लिखा है पावर, उसमें भी ऐसे ही लिखा है कि संगी से लिखा है। होंगे तो शुभलेशा होगी। एक मिनट, आपके अलावा किसी का तो माइक खुला, जरा माइक बंद कर देना। हिंदीच पाहिजे मला। लतिका दीदी, आप अपने माइक का ख्याल कभी भी नहीं रखती हो, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। माइक कृपया बंद कर दीजिए। हाँ जी, जागृति दीदी और राजेश जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी। 692 नंबर स्थावर काय पहुती, उसका अगर हम भाषा में भी देखेंगे, अशुभ तीन लेशा स्थावर काय से लेकर के अविरत समय दृष्टि तक होती है। तीन शुभ लेशा संगी से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक होती है। हाँ, ये देखो, तीन शुभ लेशा संगी से लेकर जो कहा गया है, ये प्रधान वर्णन मानना चाहिए, क्योंकि जब तीन की अपेक्षा से जब वर्णन कर रहे हैं तो मुख्यता से प्रधान वर्णन होगा, क्योंकि एक तीन में से सिर्फ और सिर्फ पीत लेशा है, वो सिर्फ असंगी पंचेंद्रिय से होती है, बाकी तो दोनों भी जो है वो संगी से होती है। तो ये प्रधान वर्णन की अपेक्षा से आप इसको कह सकते हो कि तीन शुभ लेशा संगी से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक होती है। अब देखो, शुभ लेशा सिर्फ सप्तम गुणस्थान तक होती है क्या? नहीं होती है, उसमें से शुक्ल लेशा 13वें तक होती है, ये उन्होंने आगे क्लियर कर दिया, किंतु उन्होंने पीत लेशा असंगी से शुरू होती है ये नहीं कह दिया। वो खुलासा यहां पर गाथा में नहीं किया गया है, ये बात मान सकता हूं मैं, क्योंकि ऐसा कोई उस खुलासा यहां पर नहीं आया। पर एक बात है कि अगर असंगियों में अगर हम लोग पीत लेशा नहीं मानेंगे तो असंगी पंचेंद्रिय मर करके देवों में उत्पन्न होते होगा ही नहीं, क्योंकि बिना पीत लेशा के तो देव आयु बंध का चांस ही नहीं है, तो इसलिए तो उनमें तो पीत लेशा माननी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो ये प्रधान वर्णन की अपेक्षा से कह सकते हैं कि तीन शुभ लेशा संगी से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक, और उसमें जो भ्रांति बनती है शुक्ल लेशा की, उसके लिए उन्होंने खुलासा कर दिया कि ये सहयोग केवली तक होती है। वैसे ही खुलासा अगर पीत का भी होता तो अच्छा होता कि ये असंगी से शुरू होती है। ठीक है, फिर और भी केशववर्णी जी की जो टीका है वो एक बार मैं देख लेता हूं उसके लिए कि क्या उन्होंने संस्कृत में वगैरह इसका कुछ और अलग किया है क्या। ये तो पंडित मुख्तार जी की उन्होंने सीधे प्राकृत से लिया। हाँ, बोलिए। इसमें जैसे मतलब 6 लिया है, समझो अपने को पर्याप्त का अपर्याप्त का अपर्याप्त, ऐसे तो इसमें असैनी वाला कोई इसने शॉर्ट नेम दिया नहीं है, चिन्ह नहीं, एक कुछ उपयोगी चिन्ह है ना, उसमें असंगी वाला कोई चिन्ह है ही नहीं। किसमें? जैसे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त स प प। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वैसे तो ये जो वही दे असंगी के लिए देखो, अगर चार्ट के अगर हम चिन्ह देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाकर के, एक मिनट, वो वाला ऊपर दिया था ना पहले वाली, इस चार्ट पहला जहां शुरू होता है वहीं पर दिया है, वहां पर उन्होंने पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निरुक्त पर्याप्तक, संगी असंगी के लिए कुछ बनाया ही नहीं है, उन्होंने चार्ट चिन्ह ही नहीं बनाया है, असंगी के लिए कोई चिन्ह ही नहीं बनाया। तो इसीलिए तो वो कहां से कहां तक, देखो ये गाथाएं, अंतर्भाव अधिकार की गाथाएं जो है वो सारा का सारा सार और गोमट सार जीवकांड में पहले जो बता चुके हैं उसी के आधार पर लेना है। तो इसीलिए
जो जो चीजें वहां पर गाथाओं में नहीं आ रही है उनको या तो भावार्थ या विशेषार्थ में हमको रखना पड़ेगा। तो ये एक बात है, यहां पर मैं विशेषार्थ में उस चीज को ऐड कर दूंगा जो अभी वाली बात है, क्योंकि वो लिखना जरूरी है, क्योंकि गाथा में तो वो बात नहीं आई है। एक मिनट फिर से, या फिर इसका हो सकता है कि कहीं और आगे जाकर के खुलासा करेंगे, तो क्योंकि एक स्टार मार्क वाला भी होता था, संगी असंगी दर्शन लेशा, इसके आगे एक मिनट, चौथे गुणस्थान तक की आदि की 3 लेशा क्यों कही है? पीत और पद्म लेशा वाले संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर अपरवत सहित तक गुणस्थान तक क्यों होते हैं? अच्छा, मतलब इन्होंने जो शंका समाधान किया है, वो शंका समाधान में भी पीत और पद्म लेशा वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर के ही लिए हैं उन्होंने। मतलब क्या पंडित जी रतनचंद मुख्तार जी क्या मानते नहीं है असंगी और असंगी में होते करके? उनके आगे जब उन्होंने शंका समाधान जो उठाया है, और वो शंका समाधान में मेरे ख्याल से धवला जी से आए रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे ज्यादातर धवला जी से लिए। एक मिनट में इसके लिए मूल इसको देख लेता हूं, पहले इसको पूर्ण करते हैं, ठीक है? ये जो बचा हुआ है उसको पूर्ण करते हैं और फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे, सम्यक्त के बारे में। पहले सम्यक्त मार्गना पूर्ण करते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बिल्कुल लेंगे, और दूसरी जो टीकाएं है उनमें भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ जी, और किसी का प्रश्न है? मीनाक्षी दीदी बोलिए। भैया वो जो पीत लेशा है उसमें 4 जीव समास होंगे क्या? देखो, पीत लेशा के समास कौन कौन से होंगे? असंगी पंचेंद्रिय में होगा पर्याप्तक में, और संगी के पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक, मतलब 3 समास हो जाएंगे, ठीक है? पीत के 3 ही होंगे। सुनीता दीदी। हाँ, वंदना भैया जी, मेरा शुक्ल लेशा के बारे में प्रश्न था और पीतलेशा, जैसे कि विग्रह गति में भी वो देवों में जब भोग भूमि की जो जन्मते हैं तब रहती है, तो उसको फिर निवृत्त पर्याप्त दशा में ही लेंगे क्या? हाँ, तो लिया ना, निवृत्त में तो लिया ही है, सभी को लिया है, सभी विग्रह गति के लिए शेवलेशाओं को निवृत्त पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से लिया ही लिया है, तो ठीक है? उसको फिर विग्रह गति में है तो उसको क्या बोलेंगे फिर? वो भी निवृत्त पर्याप्तक ही मानते हैं। निवृत्ति पर्याप्त। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अपर्याप्तक अवस्था ही मानी गई है, विग्रह गति की भी वैसे। कर्माणयोग के साथ अगर आप स्थूल वर्णन लोगे तो विग्रह गति को ऐड किया जाता है, सूक्ष्म वर्णन जब करेंगे तो उपपाद जन्म से जहां पर आहार होता है जीव, उसकी अपेक्षा से लिया जाता है, उसकी अपेक्षा से। ठीक है भैया जी। अंजू दीदी। हाँ भैया जी, वंदना। भैया जी, मैं यही कह रही थी उसी समय से कि यहाँ पर संगी जो पीतलेशा मानी गई है, तो वो 5वें गुणस्थानवर्ती के नियम से पीतलेशा मानते हैं, उस अपेक्षा से है। नहीं, बट आप ऐसे नहीं, कहां से कहां तक की चर्चा चल रही है? जीव समास की चर्चा चल रही है, तो उसमें हाँ, तो जीव समास में फिर इसीलिए तो संगी पंचेंद्रिय, मतलब हमने जीव समास में तो हमने 1 से 14 गुणस्थान जैसे इसमें लिया है कि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक, पर आप गाथा में नहीं, सुनो, आप गाथा में नहीं बताओगे, अगर आप गाथा में नहीं बताओगे, जीव समास में नहीं बताओगे, गुणस्थान में अगर असंगियों का अलग से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गुणस्थान में एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में कोई भी संज्ञा असंगी कोई भी होता है, मतलब क्लैरिफिकेशन असंगी पंचेंद्रियों के पर्याप्तक अवस्था में पीतलेशा होती है, इसका क्लैरिफिकेशन कहां पर आ रहा है? ना गाथा में आ रहा है और ना ही उन्होंने गाथा के जो वहां पर शब्दार्थ किया है उसमें आया है, तो विशेषार्थ में तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं तो। बट ये बात अभी जो हम देख रहे हैं वो पंडित जी की टीका की अपेक्षा से है। क्या केशववर्णी जी ने मूल गाथा की जो संस्कृत की है वहां पर अगर उन्होंने की है तो फिर हिंदी उसका बनने के लिए कोई अड़चन ही नहीं है, क्योंकि संस्कृत तो ऑलरेडी हो चुकी है, और संस्कृत मतलब क्या है कि टीकार्थ में विशेषार्थ में आ गया है, ये इसका अर्थ होता है। और मैं आगे चल करके ये कह रहा हूं कि पंडित मुख्तार जी ने आगे विशेषार्थ में जो प्रश्नोत्तर को उठाया है, तो उसमें प्रश्नोत्तर आपके पीडीएफ में भी आपको दिखेगी, अगले पन्ने के ऊपर चार्ट का अगला पन्ना अगर आप निकालोगे तो वहां पर अगर देखेंगे पीत और पद्मलेशा वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त सहित गुणस्थान तक क्यों होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो वहां पर भी उन्होंने संगी मिथ्या दृष्टि से लिया है, असंगियों की बात ही नहीं करी है ना? हाँ, असंगियों का आप विशेषार्थ में भी अगर आप चर्चा नहीं करोगे तो भ्रांति बन जाएगी कि इसका मतलब है कि आप असंगी पंचेंद्रिय में पीतलेशा नहीं मान रहे हो, और अगर नहीं मान रहे हो तो फिर वो देव का आप बंद कैसे करेंगे, देवायु कैसे बांधेंगे वो?
क्योंकि देवायु के लिए कम से कम पीतलेशा चाहिए कॉम्बिनेशन में, मतलब एक शुभलेशा चाहिए पीतलेशा का अर्थ है। और असंज्ञों में तो पद्म और शुक्ल का तो कोई सवाल ही नहीं, तो अगर उनको देवायु बनने तो शुभ वाली सिर्फ पीत ही चाहिए, जी भैया जी। है ना। हाँ भैया जी, और संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक जैसे पीत पद्म में विग्रह गति की अपेक्षा तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन आहारक की अपेक्षा भी इसमें ले सकते हैं ना इसको छठे गुण स्थान में। जैसे इसका गुण स्थान हमने 1 से 7 यहाँ पर लिया है। लेशा का प्रकरण, लेशा तो आहारक मिश्र में भी बदलेगी नहीं, जो है वही रहेगी। हाँ तो पद्म जो लेशा रहेगी तो वो मान सकते हैं अपन उसमें आहारक में निवृत्त पर्याप्तक। उस प्रकार से आहारक मिश्र में जो निरुक्त पर्याप्तक अवस्था बन रही है उसकी अपेक्षा से छठे गुण स्थान की अपेक्षा से निरुक्त, बट निरुक्त पर्याप्तक को तो आपको पद्म में तो पहले से लिया है, क्योंकि हाँ। आहारक वाले मुनिराज भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है, अपर्याप्तक हो जाएंगे। और बाकी संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों में वैसे भी आपको जो जीव पद्मलेशा के साथ उत्पन्न होकर होने के लिए जा रहा है देवगति में, वहां तो पाई जा रही है। नहीं वो तो है ही, वो तो विग्रह गति वाले तो माने ही है, लेकिन आहारक को भी इसमें ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल ले सकते, उसका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही मुनिराज है वो अपर्याप्तक अवस्था में है और उनकी वहां पर पद्मलेशा बन रही है, ये हो सकता है। जी जी जी। वैसे पीत और पद्म दोनों बन सकती है। बट बस अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हो रही है कि असंगी पंचेंद्रिय को हम पीत उसको कायदा भी एक टीका को लेकर के चल रहे हैं, तो अब दूसरी टीका में देखते हैं कि अगर संस्कृत में करी तो कहीं ना कहीं तो विशेषार्थ में आना चाहिए, कहीं ना कहीं तो विशेषार्थ में आना चाहिए। अगर विशेषार्थ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको मूल लेश्या मार्गना में जाकर के आचार्यों ने क्या कहा है, स्वयं आचार्य भगवान ने क्या कहा है, गोमटसार में नैमित्तिक सिद्धांत चक्रवर्ती क्या कहते हैं, वो आपको जाकर के पीतलेशा का देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या चर्चा आ रही जी ठीक है, क्योंकि असंगियों में पीतलेशा होती है, इसके लिए कहीं ना कहीं तो आधार होना जरूरी ही है। चलिए जी भैया जी। पहले इसको पूर्ण करते हैं, अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा रोक देते। दीपाली दीदी बोलना। वंदना भैया जी, ये पीतलेशा के बारे में 24 ठाणा में जब ये डॉक्टर प्रवीण शास्त्री जी से पढ़ा था तभी ऐसा सुना था कि अंतर मुहूर्त में, मतलब जब उनका मरण होता है असंज्ञ जीव का, तो अंतर मुहूर्त के लिए वो पीतलेशा में जाते हैं, ऐसा। नहीं, मरण की अगर आप बात करोगे तो उसके पहले बद्धायुष्क तो होना ही पड़ेगा, हाँ है ना। तो और देव के अगर असंगी पंचेंद्रिय मर करके देव में तो जाते ही है। अगर देव में जाते हैं तो जब देव का अपकर्ष काल चल रहा है, देव की आयु बांधने का जब अपकर्ष काल चल रहा है, मतलब मरण से पूर्व अंतर मुहूर्त तो की आयु बंधेगी, तो वो जो असंक्षेपद काल में भी अगर वो बांध रहा है, जो कि नियम नहीं कहा है कि असंगी पंचेंद्रिय अगर देव में जा रहे तो असंक्षेपद में बांधते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं किया। मगर वैसे भी अगर हम चर्चा करेंगे तो आना तो चाहिए, क्योंकि तब वहां पर अगर कम से कम पीतलेशा नहीं तो देव की आयु कैसे बांधेंगे। तो मरण के पूर्व पीतलेशा में आप उनको असंगी उनको जाना ही पड़ेगा, और वो भी कम से कम आयु देव की बांध रहे हैं उनके लिए तो जाना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए और मुख्यतः से अंतर्भाव अधिकार हो, आलाप अधिकार हो या 24 ठाना हो, ये तीनों भी जो है ये सार रूप बनाए हुए चार्ट या कुछ टिप्पण ऐसा उसकी तरफ हमको देखना चाहिए, क्योंकि आचार्यों के जो मूल जो है कम से कम आलाप अधिकार और जो अंतर्भाव अधिकार है उसके लिए आचार्यों की मूल गाथा तो है, किंतु 24 ठाना के लिए कैसी कोई मूल गाथा नहीं है। इन सब ग्रंथों का सार लेकर के फिर 24 ठाना बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब सम्यक मार्गणा की तरफ वापस आते हैं। तो सासादन की चर्चा हो गई, मिश्र की चर्चा। मिश्र का गुणस्थान, मिश्र का गुणस्थान तीसरा, जल्दी जल्दी चलते हैं अब। मिश्र का गुणस्थान तीसरा, अरे बाप रे आज तो समय काफी हो चुका है, बट सम्यक तो मार्गणा पूर्ण करेंगे आज, ठीक है। तीसरे का गुणस्थान मिश्र, और मिश्र का गुणस्थान तीसरा, मिश्र का गुणस्थान तीसरा। चलिए कहां से कहां तक, कहां से कहां तक जीव पाए जाएंगे मिश्र में? संगी पंचेंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक, क्योंकि उनको छोड़ करके किसी का भी तीसरा गुणस्थान नहीं होगा। तीसरा गुणस्थान अपर्याप्तकों में भी पाया नहीं जाएगा, मतलब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक एक ही जीव समास बनेगा। अब प्रथम ऑप्शन की चर्चा करो तो
प्रथमोपशम किन में पाया जाएगा? वो भी संज्ञियों में भी पाया जाएगा। प्रथमोपशम किन में पाया जाएगा? संज्ञियों में ही पाया जाएगा। चलो, प्रथमोपशम निर्वृत्त पर्याप्तक में आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तक एक ही जीव समास मिलेगा। और गुणस्थान 4 से 7, गुणस्थान 4 से 7। वेदक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से? 4 से 7। वो भी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में ही पाया जाएगा। तो पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक दोनों में पाया जाएगा। हाँ सुनीता दीदी। सर औपशमिक सम्यक्त्व तो 4 से 11 तक पाया जाएगा ना? नहीं, हमने प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम अलग अलग कर दिए, तो प्रथमोपशम की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रथमोपशम वेदक और द्वितीयोपशम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वेदक ऐसे कर सकते हैं। चूंकि चार्ट यहाँ पर हमने प्रथमोपशम और बाद में वेदक रखा है, तो वैसे ही जा रहा है। ठीक है। तो प्रथमोपशम में एक ही संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तक रखा था। वेदक में क्या रखा? वेदक में 4 से 7 गुणस्थान, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संज्ञी पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक। ये दो ही जीवों में आएगा, क्योंकि ये अपर्याप्तकों में नहीं होता है, लब्ध पर्याप्तकों में नहीं होता है, और ना ही असंज्ञियों में होता है। अब द्वितीयोपशम, द्वितीयोपशम के गुणस्थान 4 से 11, द्वितीयोपशम के गुणस्थान 4 से 11। ये भी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और देवों की अपेक्षा संज्ञी पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक, इनमें भी द्वितीयोपशम पाया जा सकता है। मतलब 2 प्रकार के जीव समास हमको पाए जाएंगे। असंज्ञियों में नहीं होगा, लब्ध पर्याप्तकों में नहीं होगा। फिर अंतिम क्षयिक, क्षयिक में कौन कौन होंगे? गुणस्थान, चौथे गुणस्थान से लेकर के 14वां गुणस्थान, और गुणातीत वाले, गुणस्थानातीत वाले सिद्ध भगवान, ये भी आ जाएंगे। मतलब कहां से कहां तक? संज्ञी पंचेंद्रिय से लेकर के सिद्ध भगवान तक। गुणस्थान 4 से 14 एवं सिद्ध भगवान। जीव समास, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और निरुक्त पर्याप्तक किसकी अपेक्षा से लगाएंगे? नरक जाने की अपेक्षा से, नरक जाने की अपेक्षा से, और देवगति जाने की अपेक्षा से, और तिर्यंश और मनुष्य की भोगभूमि जाने की अपेक्षा से, वहां पर भी निरुक्त पर्याप्तक अवस्था क्षयिक सम्यक्त्व के साथ में बनेगी ही बनेगी। ठीक है। चलिए, क्षयिक सम्यक्त्व तो लब्ध पर्याप्तकों में और असंज्ञियों में कभी भी नहीं बनेगा, तो इसलिए वो वाले समास नहीं लिए, 2 ही समास यहाँ पर लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये सम्यक्त्व मार्गणा का तक यहाँ तक आज यही रखते हैं। और जो हम लोगों ने एक प्रश्न अभी तक रखा हुआ है, चर्चा के अंदर रखा हुआ है, जो राजेश जी और जागृति दीदी ने उठाया था, उसको हम कल चर्चा में लेंगे, कल क्लास की चर्चा में पहले। और तब तक हम लोग दूसरे ग्रंथ का अध्ययन करके वहां पर भी, दूसरे ग्रंथ का मतलब दूसरी टीका का उत्तर हमें गोमटसार की अपेक्षा से ही निकालना है, क्योंकि गोमटसार के अंतर्भाव अधिकार की चर्चा है, तो गोमटसार की अपेक्षा से ही निकालना है। ठीक है। केशव वाणी जी की टीका में देख लेते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।